नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पंचायती राज व लोक नीति से संबंधित एमसीक्यू। और इसका सेट 3 है। हर सेट में 10 प्रश्न कवर होते हैं, इसमें भी 10 प्रश्न कवर होंगे। और ये पंचायती राज व लोक नीति से संबंधित एमसीक्यू है, ये आखिरी सेट। इसके बाद इसका कंपाइलेशन वीडियो आ जाएगा। 3 सेट इसका कंप्लीट हमने किए हैं, इसके बाद इसका कंपाइलेशन वीडियो आ जाएगा, जिसमें पंचायती राज व लोक नीति से संबंधित सारे एमसीक्यू कवर कर दिए जाएंगे। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इस सीरीज में किया जा रहा है, 1995 से लेकर 2019 तक। और ये किस परीक्षा में पूछेगा? ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा, सीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, वो हमको बताने। पहले कथन और कारण हम यहाँ पे देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए सन 1986 में प्रारंभ किया गया। कारण है, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में है। तो यहाँ पे कथन हम चेक करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन यहाँ पे सही है। लेकिन जो यहाँ पे कारण है, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये कथन सही नहीं है। ये है राज्य सूची में। कौन सी सूची में है? राज्य सूची में। तो कथन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कथन के अंतर्गत जो कूट है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है। क्या ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। तो ये और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोनों सही नहीं है, तो पहले ये ऑप्शन से हट गया, मतलब सही उत्तर की रेस से हट गया। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है। क्या ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये कथन गलत है। तीसरा है, ए सही है। कथन यानी जो ए है वो सही है, परंतु आर गलत है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। कथन हमने यहाँ पे सही देखा है, और जो कारण है आर वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही, ऐसा नहीं है। एक कथन सही है, लेकिन कारण आर यहाँ पे गलत है। ठीक है, परंतु आर गलत है। आंसर हो जाएगा इसका सी। ग्रामीण स्वच्छता को समवर्ती सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची में रखा गया। आंसर है इसका सी। अगला सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2005 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त में से किसके या किन के लिए लोक अदालतें होती है? लोक अदालतें इनमें से किसके लिए होती है हमको बताना है। ये 3 यहाँ पे दिए गए हैं। चल कोष्ठी की, मोबाइल सेलुलर कंपनियों के साथ विवाद, या फिर वाहन दुर्घटना मामले, या फिर पेंशन मामले। तो किस इनमें से किसके या किन के लिए लोक अदालतें होती है? तो केवल एक और दो, केवल दो, या फिर 1 2 3। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे लोक अदालतें होती है। तो 1 2 3 तीनों ही जो कथन है यहाँ पर सही होंगे, और उत्कूट के अनुसार इसका उत्तर रहेगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। लोक अदालत इन सभी मामलों के लिए आयोजित की जाती है। पेंशन मामले, वाहन दुर्घटना मामले, और चल कोष्ठी यानी मोबाइल सेलुलर कंपनियों के साथ विवाद से संबंधित ये लोक अदालतें इनके लिए होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में यह सवाल पूछा गया है, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा गलत है। ठीक है, ऐसा उपबंध है, बिल्कुल है। ठीक है, और भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किए गए। हाँ, तो ये परिभाषित नहीं किए गए, ये कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमको बताने हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो केवल दो है, आंसर इसका बी। ठीक है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। कथन एक गलत है। और पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए उपबंध संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 घ में निहित है। ठीक है, तो आप याद रखिए कहाँ पे निहित है, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। और ये कथन पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर है इसका बी, केवल दो यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में लागू की गई राष्ट्रीय बाल श्रम योजना NCLP का प्रचालन करता है। और दूसरा है, गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम विषयों से संबंधित थी।
तो यहाँ पे गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम विषयों से संबंधित थी, तो ये कथन सही है। तो पहला कथन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में लागू की गई योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP का प्रचालन करता है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नहीं है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नहीं है, ये मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। उपरोक्त कथनों में से सही वाला हमको चुनना है, तो केवल दो यहाँ पे सही है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो यहाँ पे दो वाला सही आंसर आएगा इसका बी, केवल दो यहाँ पे सही है। ठीक है। भारत सरकार ने 1979 में बाल श्रम की समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए MS गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया था, इसलिए कथन यहाँ पे दूसरा सही है, 1979 यानी 1979 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये हमको बताना है। 2011 में सवाल पूछा गया। भारतीय संविधानों के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, सॉरी ये हमको ऊपर से पढ़ना था, डायरेक्ट कथन हमने पढ़ लिए। चलिए ऊपर का देख लेते हैं। ये है भारत में महानगर योजना समिति संबंधित, ये यहाँ पे कथन दिए गए, इससे संबंधित हमको बताने हैं कि कौन से कथन सही है। भारतीय संविधानों के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व का पूरा करती है। तो यहाँ पे भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो ये भी सही है। तीसरा है महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये कथन गलत है, ये ऐसा नहीं करती है। केवल पहला और दूसरा कथन यानी ए और बी के यहाँ पर सही है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, एक दो और तीन, तो एक और दो यहाँ पे सही है, आंसर इसका ए, आंसर इसका ए। अनुच्छेद 243 ZE महानगर योजना समिति महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व नहीं निभाती। ठीक है। और इस समिति का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान का भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास हेतु योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान यहाँ पे है। तो ये तीसरा यहाँ पे गलत है, ए और बी दो कथन सही है, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के संदर्भ में यहाँ पे है, ये हमको बताने उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, ये हमको बताने। 2013 में सवाल पूछा गया है। लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है, क्योंकि जो संसदीय समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 होते हैं किससे? लोकसभा से, और 7 होते हैं यहाँ पे राज्यसभा से। तो लोकसभा से अधिकतम 25 सदस्य से गठित होती है, तो ये गलत है, ये 15 सदस्य होती है। कितने सदस्य होती है? 15 से, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा हम देखते हैं, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो ये बिल्कुल करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो ये क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमको बताने। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 आएगा, आंसर है इसका बी। लोकसभा की संसदीय समिति 15 सदस्यों द्वारा गठित होती है, और इस समिति का काम है विभिन्न सरकारी व्यय के विवरण की जांच करना। ठीक है। अगला सवाल है, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। 2016 में सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, हम देखते हैं किसके अंतर्गत ये चलाई गई है। आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वास और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए, यौन कर्मियों सेक्स वर्कर को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए, या फिर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए, बंधु मजदूरों
का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, मतलब ये मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए। आंसर है इसका सी। यह भारत में गंदगी ढोने वाले के व्यापक पुनर्वास और अमानवीय व्यवहार के उन्मूलन के लिए एक अभियान है और आसिफ शेख को जन साहस के अभियान के द्वारा इस अभियान राष्ट्रीय गरिमा अभियान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान स्वयंसेवी संगठन के नेतृत्व में गंदगी ढोने वालों के लिए आंदोलन है। ठीक है, आंसर इसका सी। अगला सवाल है, भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में सवाल पूछा गया PVTGS के बारे में। ठीक है, PVTGS देश में 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। क्या सही है? पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रश्न पूछा गया सही पूछा गया गलत पूछा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये हमको बताना। सही कथन पूछा है तो यहाँ पे हम सही चेक करेंगे। PVTGS देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये कथन सही है। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है, तो ये सही है, ये कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित है, तो ये 95 नहीं है, ये है 75। कितनी है? 75। तो ये तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। PVTGs की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई है। हाँ, तो ये कथन सही है। ठीक है, तो सही वाले हमको बताने हैं। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 और 1, 3 और 4। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है, आंसर इसका सी। 1, 2 और 4 आंसर इसका सी। भारत सरकार द्वारा 75 जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTs के रूप में वर्गीकृत किया गया है और PVTGs 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यतः असुरक्षित जनजातीय समूह की स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है और PVTG की सूची में तेलंगाना के खम्मम जिले के कोंडा रेड्डी और तमिलनाडु के इरुलर जनजातियां शामिल की गई है। ठीक है, तो ये दोनों जनजातियां यहाँ पर शामिल की गई। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, आंसर इसका सी। आंसर इसका सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में सवाल पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचारी निरोधी लिखित है। अगला है, राष्ट्र पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOD दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। तो कथन जो सही वाले हमको बताने हैं, केवल 1 और 3, 2, 3, 4, केवल 2 और 4 और 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो हम देखते हैं। ये दूसरा वाला जो है UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचारी निरोधी लिखित है, तो ये कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ये तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। ये राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है
जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामी को लौटाना जिनसे वह अवैध तरीके से ली गई थी। तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जजों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है, इसके लिए उत्तर यहाँ पे सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीएसी एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी बहुपक्षीय संधि है। अतः कथन यहाँ पे दूसरा सही है। और मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी यूएनसीएसी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए भी इसे अनिवार्यता करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी। दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। 2019 में सवाल पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये हमको बताने। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन सा कथन यहाँ पे सही है, हमको बताने हैं। तो हम देखते हैं कथन, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार ये कथन, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो इसके लिए यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये कथन सही है। दूसरा है, अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी दोनों। ठीक है, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है तथा जो अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्ति के लिए कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। अगला सवाल है, तो 2019 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताने हैं। कौन सा या कौन सा कथन या कौन से कथन सही है हमको बताने हैं। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य या मैंडेटरी है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है हमको बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे इसका उत्तर है यहाँ पे ए वाला सही है, केवल एक सही है। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है, केवल ए इसका उत्तर। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त राशि का 90% भाग राज्यों को तथा 10% भाग केंद्र को प्राप्त होगा और इस फंड के प्रयोग में ग्राम सभाओं की भागीदारी की बात नहीं की गई है और जो इसके लोकतांत्रिक आधार को कमजोर करता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1999 में सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में कौन से या कौन सा सही है हमको बताना है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। तो क्या ऐसा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में? तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। इसकी प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की होती है और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आज्ञापरक है। तो तीसरा चौथा कथन सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 4, 2 और 3, 1 3 4, तो 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका डी। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए और इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की होती है और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आवश्यक है। अगला सवाल है, भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लोक लेखा से संवितरण डिसबर्समेंट संसद के मत के अधीन है।
और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सही बताने हैं गलत, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमको बताने, सही वाले हमको चूज करने हैं। और दूसरा हम देखते हैं भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। तो सही वाले हमको चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है यहाँ पे, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है, ये भी सही है। और भारत के लोक लेखा संवितरण डिस्बर्समेंट संसद के मत के अधीन होता है, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे बी। भारतीय संसद में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान अनुच्छेद 266 और के अंतर्गत तथा आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 के अंतर्गत है, तो आंसर है इसका बी। और यहाँ पे पंचायती राज व लोक नीति संबंधित एमसीक्यू की यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव आईएएस अकेडमी।